क्रेनियल अल्ट्रासाउंड हमेशा करना होता है, क्योंकि द वेसल्स आर वेरी फ्रेजाइल और हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं जब एनआईसीयू या लेबर रूम से एनआईसीयू या फिर कहीं और जा रहा है बच्चा, तो यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंटेड अल्ट्रासाउंड ऑफ क्रेनियम की उसको हेमरेज नहीं हुआ है, आईवीएच नहीं हुआ है। Welcome to Mediclave 2023. This is Simran Verma, a third prof MBBS student, and today we have with us Dr. Suyash Gandhi, who is a pediatric resident. The topic of today's session is care for preterm and low birth weight babies. Sir, please enlighten us. जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो दे आर सपोज्ड टू कम टू एनआईसीयू, एक्सट्रीमली प्रीटर्म या लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं जो भी, तो वी हैव टू हाउ वी हैव टू मेंटेन देम, हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम इज बेसिकली द मोटा मोटा यही टॉपिक है हमारा। तो हम लोग शुरू से करते हैं कि जब आप डिलीवरी पे जा रहे हो तो फर्स्ट थिंग यू बिफोर यू गो देयर यू आस्क व्हाट इज द जेस्टेशन एज। या तो 20 वीक से कम हो सकता है, तो इट इज लाइक कि 20 वीक से कम है तो वी डोंट रिससिटेट। 25 वीक 24 वीक से कम है तो वी विल मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ पेरेंट्स। अगर वो बोलेंगे कि हाँ आप एक्सटेंसिव मेजर्स यूज करके बच्चे को बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, तो वी विल इंक्यूबेट द चाइल्ड देयर देन एंड देयरसेल्फ एंड विल गेट देम टू द एनआईसीयू। उसके बाद 25 वीक से है तो वी विल एडवाइस देम 25 वीक से ऊपर वाले चाइल्ड हम लोग बचा सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है इस समय, और उनका आउटकम जो होता है बच्चों का वो काफी बेटर होता है। काफी ज्यादा बच्चे ऐसे नहीं होते कि एकदम बिल्कुल ही ऑर्गन डेवलप नहीं है ऑल, so there is a good survival chance, so we push them towards कि yes you let us do our measures and you participate in तुम लोग कोऑर्डिनेट करो। तो पहले सबसे पहले डिलीवरी में जाने से पहले आपको पूछना है जेस्टेशनल एज। इफ यू फाइंड आउट कि जेस्टेशनल एज इज लेस देन 28 वीक you take your neopuff resuscitator. What happens in preterm is अगर आप रिससिटेट करने का वहाँ पे नीड पड़ता है तो इफ यू डू अम्बू इट इज देयर इज अ हाई चांस कि दे विल हैव अ न्यूमोथोरैक्स। जैसे ही पैदा होता है आप लोग उनको अम्बू करोगे तो वो न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ रिससिटेट करने का नीड पड़ता नहीं है। जनरली ड्राइंग पोजिशनिंग स्टिमुलेशन जो इनिशियल स्टेप्स है उसी से बच्चा ड्राई कर देता है। तो अगर काम पड़ता है तो you should take your neopuff resuscitator. neopuff resuscitator एक ऐसा डिवाइस सा होता है जो आपका हाई ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और पीप और पीआईपी दोनों मेंटेन करके रखेगा। इट्स लाइक अ ट्रैवल काइंड ऑफ सीटा जो वहां पे लेके जाके आप करके यूज करते हैं। उसके अलावा आपका अगर प्रीटर्म डिलीवरी टर्म्स कैसे कैसे होते हैं, अगर 37 से 40 वीक्स का जेस्टेशनल एज है तो दे आर कॉल्ड टर्म बेबीज। अगर 40 से ऊपर का है तो दे आर कॉल्ड पोस्ट डेटेड, और 42 से ऊपर का है तो पोस्ट टर्म बेबीज। 32 से 36 वीक आर कॉल्ड अर्ली प्रीटर्म, लेट प्रीटर्म्स। 28 से 32 वीक्स आर कॉल्ड मॉडरेट प्रीटर्म्स, और लेस देन 28 वीक्स आर कॉल्ड अर्ली प्रीटर्म्स। तो व्हाट वी डू इन अर्ली प्रीटर्म्स इज जैसे ही बच्चा आपके पास डिलीवर होकर हैंड ओवर हुआ, you don't dry position them, you just wrap them in a polythene wrap। तुम जैसे ही आपके पास बच्चा आता है, क्योंकि मेन प्रोटेक्शन उनको हीट लॉस से होना है, तो जैसे ही बच्चा आपके पास आएगा सबसे पहले आप उसको पॉलीथीन में रैप करोगे और उसको एनआईसीयू में शिफ्ट करोगे। सेकेंडली अगर 28 वीक से ऊपर का है बच्चा तो यू हैव टू फॉलो इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड इन एम्स गाइडलाइन व्हाटएवर एनआरपी यू फॉलो। तो आप ड्राइविंग पोजीशनिंग स्टिमुलेशन करो, अगर सेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो करो। अगर बच्चा क्राई नहीं करता है तो यू फॉलो एडवांस एयरवेज और बू और सीपीआर व्हाट यू नीड टू। वंस यू गेट द चाइल्ड इन एनआईसीयू तो आपको पहले तो हाइजीन हमेशा ऑल द टाइम एट एनी कॉस्ट हाइजीन शुड बी मेंटेन। बच्चों के अंदर स्किन जो होती है काफी थिन होती है, और अगर आप एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट और प्रीटर्म पे चले जाओ तो और थिन थिन होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा इन्फेक्शन कैन भी लीड है। आप इतना केयर कर रहे हो, वो माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं, तो हाइजीन आपको हर एनी हाउ मेंटेन रखना है। उसके अलावा you have to maintain for their respiration, you have to maintain for their fluid is considered as मतलब उनका न्यूट्रिशन इज फ्लूइड इज कंसिडर्ड एज देयर न्यूट्रिशन। और बाकी आपको अपनिया से बचाना है, सीएनएस डैमेज से बचाना है, रेटिनोपैथी से बचाना है, और उनके बाकी ऑर्गन सिस्टम से आपको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर यू गेट देम, जनरली हम लोग का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अगर 28 वीक से कम है तो even if the child doesn't have respiratory distress just yet, child will soon get respiratory distress। तो आपको आते ही बच्चे को सीपैप पे रखना है। सीपैप सपोर्ट इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन,
और उसमें आपको लो वॉल्यूम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमेशा और वॉल्यूम टारगेटेड वेंटिलेशन मेंटेन करके रखना है। हाइपोकैप्निया नहीं होना चाहिए, हाइपरऑक्सीमिया नहीं होना चाहिए बच्चों को। हाइपरऑक्सीमिया के वजह से बच्चों को रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी हो सकता है, हाइपोकैप्निया के वजह से बच्चों को अपनी ऑफ प्रीमैच्योरिटी हो सकता है। तो मेनली जैसे ही बच्चा आ जाएगा, यू हैव टू पुट देम ऑन सीपैप, you have to start them with caffeine. जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो they don't have their respiratory drive fully developed yet. तो आपको you have to stimulate them continuously. तो you have to start them, load them with caffeine citrate. Basically कॉफी पिला रहे हो आप बच्चों को. Next you have to instill surfactants because surfactants बच्चों में develop नहीं होता है till 32 weeks. तो आपको surfactant installation का criteria होता है कि within first 24 hours of life, if you manage to get your hands on surfactant, you have to install surfactant within 24 hours. उसके बाद बहुत ज्यादा यूज नहीं है as per studies, और मैक्सिमम 28 लीटर से कम वाले बच्चों में ही सर्फेक्टेंट यू शुड एडवाइस ऑल्सो, क्योंकि बाद में देखा गया है कि जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कॉज होते हैं इज नॉट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बट अदर थिंग्स लाइक मास हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया. सेकेंडली, एपनी ऑफ प्रीमैच्योरिटी 24 आवर्स मॉनिटरिंग चाहिए होता है. बच्चे अपनिया में जाते हैं जो अर्ली प्रीटर्म्स होते हैं, दे डोंट हैव देयर डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव. तो व्हाट इज एपनी ऑफ प्रीमैच्योरिटी? बेसिकली आपका हाई ब्रैडिकार्डिया होगा, डिसैचुरेशन होगा और डिसैचुरेशन होगा और ब्रैडिपनिया होगा. तीन चीजें अगर है तो इट इज कंसिडर्ड ब्रैडिक एपनी ऑफ प्रीमैच्योरिटी. 28 वीक्स से लेस में ही होता है, 33 वीक्स के ऊपर बच्चों को जनरली नहीं होता है. उसके अलावा नेक्स्ट यू हैव टू मेंटेन देयर हाइड्रेशन, फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन के लिए. तो जैसे फ्लूइड्स होते हैं, तो इफ द चाइल्ड इज लेस देन 33 वीक, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ आईवी फ्लूइड्स एंड मेंटेन देम. तो पहले दिन हम लोग 10D प्लस कैल्शियम देते हैं और नेक्स्ट डे 10D प्लस कैल्शियम हाफ डोज, और थर्ड डे के बाद से वी स्टार्ट देम ऑन आइसोलेट. तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना होता है कि what fluid we have to give. The fluid is calculated depending upon sodium requirement. 2 to 3 mg per kg से सोडियम पर डे से जाना चाहिए. उस हिसाब से फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे 10 प्लस कैल्शियम आता है. बहुत सारी जगह पे लैमिनार फ्लो वाले फ्लूइड रिससिटेटर्स होते हैं जो काफी ज्यादा यूज होते हैं आजकल. तो हम लोग को यू डोंट हैव टू मैन्युअली मिक्स फ्लूइड्स एंड दे मैनेज इट देमसेल्फ. उसके अलावा फिर 33 वीक्स के ऊपर अगर बर्थ डिलीवर्ड बेबी है तो यू हैव टू स्टार्ट देम इनिशियली ऑन ट्रॉपिक फीड. ट्रॉपिक फीड का मतलब होता है कि यू आर इनिशिएटिंग देयर गट मैच्योरिटी. आपको गट मैच्योर करना है तो इट शुड बी 2 ml per kg per day के हिसाब से ट्रॉपिक फीड शुड बी स्टार्टेड. ट्रॉपिक फीड डजंट हेल्प टू गेन वेट, ट्रॉपिक फीड डजंट हेल्प फॉर न्यूट्रिशन, इट ओनली हेल्प्स फॉर गट मैच्योरिटी. उसके अलावा फिर जैसे टॉपिक फीड एक्सेप्ट करने लग जाते हैं बच्चे, तो यू हैव टू स्टार्ट इनिशिएट देम ऑन फुल फीड. फुल फीड जनरली होता है 100 ml per kg per day तक. उसके पहले हम लोग भी स्टार्ट विद मतलब वो आता है 30 ml 2 आवर, तो वी स्टार्ट विद 10 ml 2 आवरली, 5 ml 2 आवरली, डिपेंडिंग अपॉन कैसा दिख रहा है. यू हैव टू प्रिवेंट NEC. तो NEC ऐसा होता है if the trophic feeds are not initiated early या फिर there was hypoxia at time of birth, the gut is premature और gut ऑक्सीजनेट नहीं हो पाई उस टाइम पे, जिस टाइम पे बर्थ हुआ या ट्रॉमा हुआ पेट पे जब, तो there is high chance for developing NEC. NEC अगर एक बार सेट इन हो जाता है तो it is not possible for us to save the child. मतलब it is next to impossible. We can try, there are few surgeries but it's next to impossible. तो NEC सेट इन होने से आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि NEC सेट ना हो. If you are starting your feeds and you see that abdomen is getting tensed, you have to stop the feeds. डेली आप ये चीज मॉनिटर करो. डेली आप 2-3 बार बच्चों को जाके देखोगे, जब भी छुओगे हाइजीन रखोगे हमेशा. उसके अलावा फिर ये हो गया आपका फीड्स. आपको कार्डियक सपोर्ट देना होता है और एक होता है सर्कुलेटरी सपोर्ट. तो आपको अगर रिक्वायरमेंट लग रही है तो यू हैव टू स्टार्ट विद माइनोरोपिक सपोर्ट्स लाइक डोपामिन इन्फ्यूजन, जनरली काम पड़ ही जाता है. फिर जैसे जैसे वेट गेन होने लगता है डेली, फर्स्ट 7 days आर कंसीडर दैट देयर शुड बी वेट लॉस अराउंड 10 to 20%, क्योंकि एक्लिमेटाइज होता है बच्चा. तो उसको कम करने के लिए आपको ह्यूमिडिफाइड इंक्यूबेटर्स होते हैं, उसमें बच्चों का रखना होता है अगर आपके पास अवेलेबल है.
नहीं है तो फिर आपको पॉलीथीन रैप, साइलोफेन रैप इंक्यूबेट करना होता है बच्चों को। उसके अलावा फिर जैसे जैसे बच्चा वेट गेन करने लगता है, इट इज मतलब जनरली ओवरऑल एक्सेप्टेड 1600-1700 ग्राम के ऊपर अगर बच्चा हो गया लास्ट 5 डेज से एक भी अपने का एपिसोड उसको नहीं आया है, तो यू कैन डिस्चार्ज द चाइल्ड। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बात उसको अपने का एपिसोड आ रहा है या एक दो बार वेट लॉस हो रहा है, तो यू शुड कीप द चाइल्ड। डिस्चार्ज क्राइटेरिया हर हॉस्पिटल के डिपेंडेंट होता है, जनरली देयर इज नो स्पेसिफाइड गाइडलाइंस, बट वी फॉलो एम्स, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो एम्स गुवाहाटी या कोई हॉस्पिटल का गाइडलाइन। तो अपनिया फ्री फॉर 5 डेज, ब्रेस्ट फीडिंग और केएस फीडिंग या विदाउट रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज अगर है, टेम्परेचर बच्चा खुद का कंट्रोल कर रहा है, वेट गेन डेली हो रहा है, तो ये आपके डिस्चार्ज क्राइटेरिया हो गए। डिस्चार्ज करते टाइम आपको पेरेंट्स को क्या क्या एक्सप्लेन करना है। एक तो पेरेंट्स को आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी का स्क्रीनिंग डेट निकाल के देना है। इट इज 1 month आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज मोर देन 28 वीकर, और when the child is getting discharged, whichever one is later, जो लेट जो आगे वाला है वो वाला दिन देना। अगर 28 वीक से कम है तो यू हैव टू गेट देम स्क्रीन ऑन परफेक्टली 1 month, 1 month के बाद आपको उसको स्क्रीन कराना ही कराना है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो बोलते हैं एआर एपीआरओपी जिसको बोलते हैं, पेशेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली वेंटिलेशन के वजह से ही हो जाता है। अगर आप ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बच्चों का मतलब ऊपर नीचे काफी बार होता है, तो देयर इज अ हाई चांस। अगर प्लेन ऑक्सीजन पे 100% हमेशा मेंटेन करके रखता है, तो देयर इज वेरी लो चांस ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन। बट अगर कम ज्यादा हो रहा है, या फिर आप कम ही रखो या फिर आप ज्यादा ही रखो मेंटेन, जैसे टारगेटेड सैचुरेशन रेंज हम लोग की 95 to 97% होती है, उसके ऊपर हम लोग नहीं करते। तो अगर आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो देयर इज अ चांस ऑफ द चाइल्ड गेटिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। उसका ट्रीटमेंट होता है या तो यू इंस्टिल वीजीएफ, मतलब एंडोवास्कुलर जो ग्रोथ है वो स्टॉप करने वाले इनहिबिटरी फैक्टर्स, या फिर यू डू लेजर फोटोकोagulation। लेजर फोटोकोagulation में ऐसा होता है कि बच्चे हाइपर मायोपिक जनरली ज्यादा हो जाता है, उसके वजह से वो कैटरैक्ट ऑफ मतलब प्रीमैच्योरिटी हो सकता है। इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट एंड ऑल अदर कॉम्प्लिकेशंस, तो आपको ये सब चीजों से आरोपी बचा के रख सकते हो। दीज आर द थिंग्स आप कंट्रोल कर लो, तो यू विल गिव अ नॉर्मल चाइल्डहुड टू द चाइल्ड, और यू विल मेक अ हेल्दी इंडिविजुअल एज एन एडल्ट। बट अगर आप यहाँ पे केयर नहीं करो, यहाँ पे आप उनका ध्यान नहीं रखो, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ मोर्टेलिटी एंड हाई चांस द चाइल्ड विल बी परमानेंटली डिरेज्ड विद सम और द अदर एलिमेंट। या तो उसकी किडनीज खराब हो जाएगी, गट खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएगी। तो डिस्चार्ज के पहले आप उनको बेरा की डेट निकाल के दो। उसका एक क्रेनियल अल्ट्रासाउंड हमेशा करना होता है, क्योंकि वेसल्स आर वेरी फ्रेजाइल, और हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं जब एनआईसीयू या लेबर रूम से एनआईसीयू या फिर कहीं और जा रहा है बच्चा, तो यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंटेड अल्ट्रासाउंड ऑफ क्रेनियम की उसको हेमरेज नहीं हुआ है, आईवीएच नहीं हुआ है। अगर आईवीएच हो जाता है तो उसमें 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 फिर भी रिकवरेबल होता है, ग्रेड 4 उनको एक्सप्लेन करना होता है पेरेंट्स को कि बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन होने का ज्यादा चांस होता है। आपको एचआई प्रोटेक्ट करना है, तो आपका जो इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिसर्सिटेशन है वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। उसके अलावा बेरा कराना है, ओई कराना है, और उनको सपोर्ट्स देने हैं, जैसे मतलब सप्लीमेंट्स के सपोर्ट्स ऐड करने हैं डिस्चार्ज पे, हमेशा जिंक ऐड करके रखना है। और उसके अलावा विटामिन B12 एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज की आप ये एक उनको पूरा लिस्ट बना के दो कि आप डेली ये वेट करेंगे, डेली 1 वीक वेट करेंगे, उसके बाद इंटरमिट करके टेपर ऑफ करने लगेंगे कि वेट करना डेली का। उसके अलावा आप उनको लिस्ट बना के दो क्या क्या उनको दवाइयाँ पिलानी है बच्चों को। कैपनिया यू कैन स्टॉप आफ्टर 35 वीक्स, क्योंकि जनरली बाद में रेस्पिरेटरी ड्राइव आ जाती है। उसके अलावा उनको हाइजीन सिखाओ, उनको ब्रेस्ट फीडिंग सिखाओ, उनको स्किन टू स्किन कांटेक्ट सिखाओ, ताकि बच्चा थर्मो रेगुलेशन सीखे। तो ये होता है जनरली। देयर इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब हम लोग को ज्यादा इंटरवीन नहीं करना है, बट जनरली बच्चे 2-2 महीने, एक एक महीना एनआईसीयू में इसी वजह से रहते हैं। तो इफ यू मेंटेन हाइजीन, देयर इज अ हाई चांस कि आप अच्छा बच्चा उनको वापस करो। दिस इज इन शॉर्ट टॉपिक of care of over 50 years. So we can summarize the session with a few questions. So could you define early preterm, and late preterm once again? So early preterms are less than 28 weeks.
20 to 32 weeks is moderate preterm और 32 to 36 weeks are late preterm. 37 से 40 के week हम लोग will consider term. So what could be the steps of resuscitation in case a child? Initial steps of resuscitation are defined. आप जैसे जाने से पहले you have to ask for question, gestation, term, umbilical cord management plan, or any risk factor. These are the 4 questions you have to ask gynecologist. वो आपको बताएंगे. पहले तो umbilical cord management plan क्या है, gestation क्या है बच्चे का, और म्यूकोनियम कैसा है, मतलब म्यूकोनियम पास किया है, मतलब कुछ और अदर रिस्क फैक्टर्स है. ये 4 क्वेश्चन पे आपको आंसर मिलने के बाद यू कैरी योर इंस्ट्रूमेंट्स देयर, यू प्रिपेयर द रूम. आपको वहाँ पे कोई फ्लो ऑफ एयर नहीं होना चाहिए. वार्मर, रेडिएंट वार्मर ऑन होना चाहिए. यू शुड हैव 3 क्लीन क्लोथ्स विद यू. एक में बच्चा रिसीव होगा मदर साइड, एक में बच्चा आप ड्राइंग पोजीशन के लिए रखोगे, और एक में रैप करके मदर को वापस हैंड ओवर करोगे. उसके अलावा आपके पास कॉर्ड क्लैम्प, विटामिन के, लारिंगोस्कोप और ईटी ट्यूब्स, अम्बू बैग, ये सब होना चाहिए. जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है, यू शुड लुक फॉर जीटीबी, जेस्टेशन टोन. अगर बच्चा रो गया या फिर सीटीबी, सॉरी, क्राई क्राई टोन एट बर्थ. अगर बच्चा रो गया, बच्चे ने टोन पकड़ लिया, तो यू कैन डिले umbilical cord clamping. Otherwise you have to clamp immediately and you have to get the child under radiant water. अगर if you are planning to delay umbilical cord clamping and the child cried, the बच्चा रो दिया, so you can keep the baby there and then and there itself on the abdomen of mother, and you can let the blood which is accumulated in the cord go inside. तो वो आपको 1 साल तक बच्चे को अनीमिया नहीं होने देगा. आयरन स्टोर रिप्लेनिश कर देगा बच्चे को. These are मतलब 1 से 3 मिनट्स तक आपको करना होगा. These are minute steps जो बच्चे को हेल्प करता है. बच्चा नहीं रोया, cord, cut the cord immediately and clamp it, and you start drying, positioning and stimulation. Warmth आप under radiant warmer के ही रिसीव करना है बच्चा, तो warmth फर्स्ट हो गया, फिर ड्राई करना है, पोजिशन करना है, स्टिमुलेट करना है. सबसे यही ऑर्डर में करना है. आप स्टिमुलेट पहले नहीं करना है उसको, सक्शन पहले नहीं करना है, पहले ड्राई, पोजीशन करो. पोजीशन चिन अप होनी चाहिए. इट्स कॉल्ड लाइक स्निफिंग पोजीशन इसको बोलते हैं. उसमें बच्चे को रखो और उसके बाद ड्राई करो, तो उसके बाद स्टिमुलेट करो. और बच्चा 90% ऑफ द चाइल्ड विल क्राई आफ्टर दीस 3 स्टेप्स. अगर इफ दे डोंट, तो यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट, मतलब जो इंटेंसिव स्टेप्स होती है, उसमें आपको यूज करना होता है. फिर आपको देखना है कि बच्चा नहीं रो रहा है बट या वीक क्राई कर रहा है, तो यू हैव टू गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. जनरली अब हर जगह यूज होता है, बट इफ हायर सेंटर्स वी हैव, तो वी कैन यूज टीपी रिससिटेटर्स देयर itself. if बच्चा ब्रैडिकार्डिया में है, 60 से कम हार्ट रेट है, and these should be done within a specified amount of time. 1 मिनट के अंदर पूरा एनआरपी खत्म होना चाहिए आपका. तो 30 सेकंड्स में बच्चा नहीं रोया, आपने स्टिमुलेट कर लिया, ट्राई कर लिया, नहीं रोया, you have to start doing positive pressure ventilation. और positive pressure ventilation के बाद भी नहीं रोया, you listen for the heart. अगर 60 से कम हार्ट रेट है, then and there you intubate the child and you start ventilation. So these are the steps of management. You have to use drugs like adrenaline, जो अगर आप स्प्रे कर रहे हो, तो you can give intralaryngeal epinephrine 0.01 से. If you have to inject, then you have to give 0.02 या 0.03 से. So how would you summarize the admission and discharge criteria in short? Admission criteria. So if you are having extreme preterm child, it is advisable for admission. But कुछ पेरेंट्स नहीं करवाते. मैक्सिमम पॉवर्टी एंड मॉनिटरी इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो if they don't. Otherwise you should be actually admitting any child born less than 28 weeks. You should be admitting any child born less than 37 weeks itself. इसके अलावा फिर क्राइटेरिया होते हैं वेट के. if the child is less than 1600-1500 grams, you have to admit it. Less than 2000 grams, we are supposed to give them advice to admit it. Respiratory distress में अगर child है, did not cry immediately है, या फिर you have to use मतलब you have to ventilate the child then and there. अगर आपको intubate करना पड़ता है, तो you have to advise to keep the child there in an ICU for at least observation. But that is one thing. डिस्चार्ज क्राइटेरिया में आपका आ गया 5 दिन तक बच्चा अपनिया का कोई एपिसोड नहीं आया, 5 दिन से बच्चा वेट गेन कर रहा है डेली 10 to 20 grams per day,
उसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, और केस फीड पे आ चुका है। अगर तो बिना रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के केएस फीड करवा सकते हैं उसके घर वाले तो, और अगर अभी भी ओजी फीड पे है तो उसके घर पे ओजी फीड करवाने के लिए ट्रेनिंग अगर है तो। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है बच्चे को तो या तो घर पे ऑक्सीजन सेटअप होना चाहिए आपके पास, या फिर से। Yes, sir, I'm done with the question. ओके। Thank you, sir, for this amazing session.